नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिविक सेंटर में देर रात बीच सड़क पर युवक को चाकू से गोदा, घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। घटना के वीडियो सामने आए, 3 हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक फरार। फ्लाईओवर के रैंप के नीचे पार्किंग कब्जा, संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते हुए अतिक्रमण, दर्जनों वाहनों की हो रही पार्किंग। और चीन के बीजिंग शहर के बच्चों में फैल रही रहस्यमय निमोनिया की बीमारी ने केंद्र सरकार की बढ़ाई चिंता। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर किया अलर्ट। महानदा से लेकर प्रेम सागर के बीच फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन फ्लाईओवर के रैंप के नीचे कब्जा होने लगा है। लोग यहां वाहनों की पार्किंग करने लगे हैं। अवैध रूप से दर्जनों वाहनों को यहां पार्क किया जा रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा फ्लाईओवर अभी से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में आ गया है। फ्लाईओवर के जिस हिस्से को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, रैंप के नीचे के हिस्से में अतिक्रमण करके वाहनों की पार्किंग की जा रही है। यहाँ दर्जनों वाहन अवैध ढंग से खड़े किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि रैंप के नीचे के हिस्से को पूरी तरह से पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों और आम नागरिकों का कहना है कि फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से में हो रहे अतिक्रमण सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं। महानदा तक फ्लाईओवर बना है, इसका तो सभी व्यापारी स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही में ये देखने को आ रहा है कि जो फ्लाईओवर के नीचे का स्पेस है वो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के द्वारा अपनी सेल्फ पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि गलत है। साथ ही साथ रोड के किनारे किनारे जो पार्किंग की जा रही है गाड़ियों की, ट्रकों की, इसको अभी से प्रतिबंधित करना चाहिए, अन्यथा ये किसी दिन बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट का कारण बनेगा। और साथ साथ जो अभी ये अतिक्रमण होते जा रहे हैं रोडों पे, या जो साइड में इनने पाथवे बनाया उस पे, इनको अभी से इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं या अवैध जो अतिक्रमण हो रहा है, इन सबको हटाना चाहिए और इसको विधिवत यानी समय समय पर इसकी वो मॉनिटरिंग होना चाहिए। क्योंकि एक छोटी है जगह बीच में, तो उसको अगर इनने छोड़ा है तो उसमें एक खंभा बीच में लगा के टू व्हीलर और पैदल जो लोग चलने वाले हैं उनके लिए वो जगह उपयुक्त है, लेकिन अगर फोर व्हीलर के लिए छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक एक्सीडेंट का पॉइंट बनेगा। वो हमारे जो फ्लाईओवर बन गया है जबलपुर में, ये तो जबलपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। लोगों को बहुत राहत मिली है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी ओर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ तकलीफें यहाँ की जनता को महसूस हो रही हैं। जैसे ये जो फ्लाईओवर बन गए हैं, रोडें वैसे ही सकरी हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, इसके बावजूद लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। ट्रक मालिकों ने अपना ट्रक बस खड़ी करने का यहाँ स्थान बना लिया है, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे गुलाटी पेट्रोल पंप के पास में एक कट बनाया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि दोनों तरफ से जब आता है, एक तो वो बहुत सकरा बन गया है कट जो बना है, जिससे एक बार में दो फोर व्हीलर भी सीधी सीधे नहीं निकल पाती है। बावजूद उसके देखा है कि वहाँ पे लोगों के जाम लग जाता है, कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चल देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपने इतना सुंदर फ्लाईओवर इस शहर को दिया है, सौगात दी है, बहुत खूबसूरत बना है, लोगों ने बहुत तारीफ करी है। मेरा कहना यह है कि इसके रखरखाव के लिए और इसकी व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बताया जाता है कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान ब्रिज के नीचे होने वाले अतिक्रमणों को प्रशासन ने हटाने की कार्यवाही की थी, लेकिन अब तक फ्लाईओवर बनकर तैयार नहीं हुआ है और जिस हिस्से में फ्लाईओवर से आवाजाही शुरू हुई है उसके नीचे की ओर सड़क के आसपास भी अवैध तौर पर वाहनों की पार्किंग होने लगी है, जिससे सड़क सकरी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही सड़क के नीचे की ओर वाहनों के मुड़ने के लिए जो स्थान या कट छोड़े गए हैं, वहां से वाहनों की आवाजाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। विद्युत मंडल ड्राइवर एसोसिएशन और जनता यूनियन ने विद्युत मंडल में क्लीनर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को ड्राइवर पद पर नियुक्त करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में इस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से चर्चा की गई।
विद्युत मंडल, ड्राइवर एसोसिएशन और जनता यूनियन के पदाधिकारियों की मंगलवार को संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से विद्युत मंडल में क्लीनर के पद पर बरसों से कार्यरत कर्मचारियों को ड्राइवर के पदों पर नियुक्त करने का मुद्दा उठाया गया। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि विद्युत मंडल में 2 दर्जन ऐसे कर्मचारी हैं जो क्लीनर पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनसे ड्राइवर पद के समकक्ष सेवाएं ली जा रही हैं। इन कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन ने विभाग के उच्च अधिकारियों को मांग पत्र सौंपे, लेकिन मांग पूरी नहीं की गई। लिहाजा अब ड्राइवर एसोसिएशन और जनता यूनियन संयुक्त रूप से इस मांग को लेकर आगामी दिनों में आंदोलन करने मजबूर है। हर ड्यूटी में ये तैनात रहते हैं, इनको नियम अनुसार से ड्राइवर बनाया जाए। बड़ा खेद का विषय है कि आउटसोर्सेज वाला जो ड्राइवर आता है और जो ठेकेदार का ड्राइवर आता है उसको तो ड्राइवर बोला जा रहा है, लेकिन जिस आदमी ने अपना जीवन खपा दिया 28-29 साल से ड्राइविंग करते हुए, सेवा करते हुए, उसको ड्राइवर पद देने में असमर्थ है। मैंने उनसे पूछा कि आप देने में असमर्थ क्यों हो, तो बोले काम रुक जाएगा। जब काम रुक जाएगा तो उनसे आप सेवा ले रहे हो, उनको अवसर तो दो ड्राइवर बनने का। तो ड्राइवर बनने का अवसर नहीं दे रहे हो, तुम ड्राइवर भर्ती कर रहे हो, बोले पोस्ट नहीं है। जब पोस्ट नहीं तो भर्ती क्यों कर रहे हो? बैठक में बड़ी संख्या में दोनों ही संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा क्रांति के अग्रदूत और महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया। विभिन्न राजनैतिक, गैर राजनैतिक और सामाजिक संगठनों ने महात्मा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में दिए गए उनके योगदान को याद किया। अमर रहे, अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिक्षा के माध्यम से दलित और गरीब परिवारों के उत्थान और समाज सुधार का कार्य करने वाले महात्मा ज्योतिबा भाई फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सदर एपीएन स्कूल के समीप स्थित महात्मा फूले की प्रतिमा पर विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और समाज के कल्याण और सुधार के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया। इस अवसर पर सभी लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की बताए मार्ग को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प भी लिया। मौसम में हुए बदलाव के बाद हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी और कटकर रखी गई धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बरसात में वे धान की फसल को बचाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। शासन प्रशासन समय पर धान की खरीदी कर लेता तो किसानों को शायद नुकसान नहीं उठाना पड़ता। मौसम में हुए बदलाव और फिर बेमौसम हुई बरसात ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में खड़ी और काट कर रखी गई धान की फसल बारिश से प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ा। धान की फसल को बारिश से बचाने किसान जुगत में भिड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन ने समय पर धान की खरीदी का कार्य शुरू नहीं किया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और बारिश के कारण उनकी फसल प्रभावित हुई है। परेशानी यह है कि सोसाइटी चालू नहीं हो रही, पूरा माल खलिहान में पड़ा हो, सब खराब हो रहा हो। सरकार की बहुत बड़ी गलती है और किसान परेशान है, बोने के लिए खाद नहीं मिल रही, हर चीज़ से परेशान है किसान पूरा। सरकार कभी भी समय पर खरीदी केंद्र अगर चालू कर दे तो अब तक हम लोगों की सबकी धान वहाँ चली जाती। 1-1.5 महीने से हम लोग धान रखा रहे हैं, उसका वजन भी सूख रहा है और रोज़ परेशान हो रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ये आगे की बोनी देखें कि इसको संभालें। आज ये बारिश हुई तो पूरी धान उठा के कोई किचन में रख रहा है, कोई बेडरूम में रख रहा है, पूरा घर भर गया। खाद और यूरिया, डीएपी खाद और यूरिया के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, ऐसा परेशान होना पड़ता है जैसे हिमालय जाके हम लोगों को खाद लाना हो, इतनी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। किसानों को अब भी खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल की चिंता है और ऐसे में किसानों ने शासन प्रशासन से भी राहत की मांग की है। चीन के बीजिंग शहर में बच्चों के बीच फैल रही रहस्यमय निमोनिया की बीमारी ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत की केंद्र सरकार ने भी राज्यों के लिए गाइडलाइन जारी कर उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल जैसी सतर्कता फिर जरूरी है। चीन के बीजिंग शहर में एक बार फिर एक नए वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस वायरस के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया जैसे हैं। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। प्रतिदिन वहां 7,000 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। इस रहस्यमय बीमारी को लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइन जारी कर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल की तरह सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तभी मुसीबत टल सकती है। देखिए, अभी तो सिर्फ एक देश में, चीन में इस तरह के वायरस की बार बार खबरें आ रही हैं और इस आधार पे केंद्रीय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है राज्यों के लिए। इनको अपन लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI, और एक दूसरा होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, जिसमें अपन कोविड वगैरह देखते थे। तो ये बीमारी में लक्षण भी वही है, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रही है ये बीमारी। तेज़ बुखार, खांसी, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसमें गाइडलाइन ये दी गई है कि जो कोविड के समय हम लोगों ने प्रिकॉशंस लिए थे, तो अभी तो हम लोगों को ये निर्देश है कि आप अपने ऑक्सीजन प्लांट्स को चेक कर लें कि ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस कोविड के समय बहुत अधिक संख्या में शासन ने प्रदाय कर दिए थे, इसलिए उसकी भी कोई समस्या नहीं है। हॉस्पिटल्स में हम लोग बेड निर्धारित कर रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनका उपयोग कर पाएँ। जो N95, सामान्य मास्क, सैनिटाइज़र, इनकी उपलब्धता हमें स्टोर में देखनी है और जिसकी कमी है उसे हमें शासन से मांग करना है। तो तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं इसकी, लेकिन अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग फिर भी पूरी तरह से सजग हैं कि यदि इस तरह का कुछ तकलीफ़ आती है तो हमारी तैयारी पूरी रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देश में इस तरह की बीमारी की शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र के संजय गांधी वार्ड बागड़ी मोहल्ले में एक बार फिर हड़कंप की स्थिति बन गई है। कैंट बोर्ड द्वारा लोगों को घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। क्षेत्रवासियों ने छावनी परिषद कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यवाही पर आपत्ति जताई है। छावनी परिषद ने सदर स्थित संजय गांधी नगर बागड़ी मोहल्ले में रहने वाले परिवारों को फिर से घर खाली करने के नोटिस जारी किए हैं। इस कार्यवाही से नाराज लोगों ने छावनी परिषद कार्यालय का घेराव कर अपनी आपत्ति अधिकारियों के सामने दर्ज कराई है। कार्यवाही से प्रभावित हो रहे परिवारों का कहना है कि उनके पास बाकायदा जमीन के पट्टे हैं, उसके बावजूद उन्हें बेघर किए जाने की कोशिश हो रही है। ये हमारे संजय गांधी नगर में आर्मी DO सर की तरफ से नोटिस बटे घर खाली करने के, तो उसी के लिए DO सर ने नोटिस भेजा था कि आप लोग आके अपना पक्ष रखें, नहीं तो 5 दिन के अंदर आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ DO सर से सबको ही बात करने आए हैं। कितनी बस्ती होगी, कितने? कम से कम 25 लोगों को, 25 से 30 लोगों को अभी बटे हैं। मतलब वो पूरा सबको एक साथ नहीं दे रहे, थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप अपना पक्ष रखें आकर के। हाँ, और इतनी बस्ती है, कल को अभी तो थोड़े लोगों को नोटिस दिए हैं, फिर कुछ लोगों को और देंगे। तो इसीलिए आज हम लोग सब ना इकट्ठा होकर DO सर के ऑफिस में उनसे बात करने आए हैं। हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, हम लोग एक ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर 1976 से रह रहे हैं संजय गांधी नगर बागड़ी मोहल्ले में। और ये खसरा नंबर 59 का प्लाट MU लैंड बताकर हम लोगों के ज़मीनें छीनना चाहते हैं और हम लोग उसका ज्ञापन देने यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की बस्ती है वो, जिसमें कुछ एरिया को नोटिस बांटे हैं और बाकी हम लोगों के पास 30-30 साल के पट्टे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पुराने पट्टे हैं जो 30 साल के हैं और अभी फिर 30 साल के पट्टे दिए गए हैं हम लोगों को। उसके बाद भी हम लोगों से ये ज़मीन लेना चाहते हैं। ये संजय गांधी नगर में करीब 5000 परिवार निवास करते हैं। लोगों का कहना है कि यदि उन्हें बेघर करने की कोशिश की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिसके चलते इस पूरे मामले में संशय बना हुआ है। उखरी तिराहे के पास स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी की सफाई व्यवस्था चौपट है। 2-3 महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उखरी तिराहे के पास स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी की सफाई व्यवस्था चौपट है। नाले नालिए और कंजरवेंसियों की सफाई पिछले कई महीनों से नहीं हुई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था सिर्फ कागजों पर हो रही है। पूरी कॉलोनी में दुर्गंध फैल रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड में सफाई के लिए जितने मजदूर भेजे जाने का प्रावधान हुआ है, उससे आधे मजदूर भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचते हैं। मैं उखरी तिराहे स्टेट बैंक कॉलोनी में खड़ा हूँ। मैं
यहाँ पर जो है 2-3 महीने से नाली सफाई नहीं हो रही है, न तो रोड साफ़ होता है, न तो झाड़ू लगता है यहाँ पर। और मच्छर, बरसात का दिन है, मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या देखते हैं आप नालियों में, क्या भरा? नाली में सब कचरा भरा हुआ है, पूरा डबाडब भरा हुआ है। ये इस पन्नी वन्नी सब भरा हुआ है, इसकी सफाई होनी चाहिए। बारिश तेज है, बारिश में जो है मच्छर लग रहे हैं और आदमी परेशान हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था पर खर्च की जा रही राशि की जांच होनी चाहिए, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। बेमौसम हुई थोड़ी सी बारिश ने निवाड़गंज सब्जी मंडी में नरक जैसे हालात बना दिए हैं। पूरी सब्जी मंडी में चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। ग्राहकों और दुकानदारों दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सफाई व्यवस्था चौपट है। बेमौसम हुई बारिश ने निवाड़गंज सब्जी मंडी में नरक जैसे हालात बना दिए हैं। मंडी में चौपट सफाई व्यवस्था और पानी की निकासी नहीं होने के कारण कीचड़ फैल गया है। ग्राहकों और दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में काबिज बेजा कब्जे भी दुर्दशा की वजह बन रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों का यहाँ सब्जी लेने के लिए आना जाना होता है। यहाँ देखते हैं कीचड़ खपना लगातार बनी रहती है। यहाँ कचरा तो आप देखें, अरे 12 महीने लगा रहता है कचरा, तो आप 12 महीने देख सकते हैं। साथ ही यहाँ अतिक्रमण, जो लोग अवैध रूप से दुकान आगे लगवाते हैं, जिनके मकान है वो भी कभी कभी देखा है कि वो भी दुकान यहाँ आगे लगवा लेते हैं, जिनसे आने जाने वाले को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश हो रही है, क्या देख रहे हैं आप? भैया यहाँ निकलने के लिए कितनी परेशानी, और लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपसी में विवाद हो रहे हैं। क्या कीचड़ पड़ता है, लोग पानी से निकलते हैं तो छिट्टा पड़ते एक दूसरे को, तो लोगों में विवाद भी हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि करीब 13 एकड़ जमीन पर बनी इस सब्जी मंडी के पुनः निर्माण की जरूरत है। योजनाबद्ध विकास के अभाव में लोग यहाँ पर परेशानियां झेलने के लिए मजबूर हैं। जबलपुर में सोमवार की देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके सिविक सेंटर में बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क पर युवक को चाकुओं से गोद दिया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने हमला करने वाले 4 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में देर रात बदमाशों ने बीच सड़क पर 20 वर्षीय एक युवक मोहम्मद मुशाहिद पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को घेर कर उस पर चाकू से कई बार वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जाता है कि मोहम्मद मुशाहिद लकड़गंज का रहने वाला है। वो सिविक सेंटर घूमने के लिए गया था, जहां हमलावरों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ वार किए। मुशाहिद हमलावरों से बचे सड़क पर भागता नजर आया, लेकिन हमलावरों ने घेर कर उस पर चाकुओं से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन और परिचित सभी अस्पताल पहुंच गए थे। मृतक मुशाहिद के परिजनों ने हमला करने वाले कुछ लोगों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। इस आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। मेरे बेटे को सूरज सोनकर ने मारा है और उसके साथ ही 7-8 लोगों ने मिलकर मारा है। कोई मेरा बच्चा आज तक कुछ किसी ऐप में कोई बात में नहीं है। बेकसूर मेरे बच्चे को लोगों ने मारा है, चाकू से मारा। मेरे बच्चे को चाकू, धार चाकू से 8-10 बार किया। आंखों में मारा, जांघों में मारा, पेट फाड़ दिया, कड़ियां बाहर निकाल दिया मेरे बच्चे की। मेरे कोई विवाद नहीं था मेरा बच्चे का, बेकसूर मारा ढूंढ के मेरे बच्चे को, किसी से विवाद नहीं था। मेरा बच्चा खाने पीने किया था दोस्तों के साथ, इसको चुन के मारा मेरे बेटे को। लोग वहाँ से सिविक सेंटर से जा रहे थे चाय पीने, तो वो सिगरेट पी रहे थे लोग। हम लोग से बस बोले कि मुशाहिद कौन है, उसमें बोला कि इसने, बोले हम लोग ने बोले ये है, तो उसको पकड़े। 8-9 लोगों ने मारे, उसमें मैन सूजल सोनकर था। 8-9 लोग तो और ज्यादा थे, लेकिन वीडियो में 8-9 लोग चाकू लिए। वजह उन लोग ने डायरेक्ट चाकू चलाया, बोले ये मुशाहिद लकड़गंज में रहता है। ये अपना ये चौपाटी से पहले अपना ये बंगाली क्लब चौकड्डे की है। मेरा बच्चा किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। मेरा बच्चा घूमने गया था, खाने पीने गया था, उसको ऐसा चाकू से मारे कि वो दुनिया ही में नहीं रहा। ऐसा क्यों मारा, क्यों दुश्मनी लिया? जो बात ही माँ बाप से कर लेते, बगल में दुगुरंदी दुकान है, वहाँ आ जाना था। ऐसी बड़ी दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। लिया गया है तो फिर उसको भी अच्छे से कार्रवाई की जाए, उनको भी सजा मिलना चाहिए। घटना के सामने आने के बाद सिविक सेंटर और लकड़गंज क्षेत्र में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया वारदात को अंजाम देने वाले 4 लोगों के नाम सामने आए हैं।
जिनमें से मुख्य आरोपी सुजल सोनकर, अमन तिवारी उर्फ कंचा और आदित्य झा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी चीनू सोनकर फरार है, जो सुजल सोनकर का भाई है। कल रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सिविक सेंटर में नवयुवक कुछ लड़के थे, इनके बीच में आपसी विवाद हुआ है और इसी में दरमियान में चाकूबाजी भी हुई है, जिस पे सोहेल खान की तरफ से चूँकि घायल था एक मुसाहिद खान करके, तो इसमें हमने आरोपी गण सुजल सोनकर, कंचा उर्फ अमन तिवारी और चीनू सोनकर एवं एक अन्य साथी के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में दौरान इलाज मेडिकल कॉलेज में जो घायल था मुसाहिद, उसकी मृत्यु होने पर हमने मामले में धारा 302 से IPC का इजाफा किया है। आपको बताना चाहेंगे कि रात में ही हमने सुजल सोनकर, कंचा और अमन तिवारी और आदित्य झा को गिरफ्तार कर लिया। इनके विवाद अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जानकारी दो टाइप की मिल रही है। एक तो इनका पुराना आपसी लड़ाई झगड़ा है और साथ साथ में जानकारी ऐसी भी आ रही है कि शायद कोई लड़की को लेकर इनके आपस में बातचीत है, इसमें हम जांच करें। शहर की भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बीच सड़क पर इस तरह से हुई इस वारदात ने जहां आम आदमी में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, तो वहीं पुलिस की गश्त और कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। गढ़ा थाना अंतर्गत चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आए दिन हो रही घटनाओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। गढ़ा थाने के अंतर्गत आने वाले बदनपुर इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। मजदूरी का काम करने वाले नितिन नामक एक युवक पर नितेश बर्मन नामक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। नितेश नितिन से शराब पीने के लिए रुपए मांग रहा था, जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ था। घायल ने गढ़ा थाने में मामले की FIR दर्ज कराई है। हम लोग आगे ताप रहे थे, आगे तापते तापते उसको मैंने गाली बंद दिया रहा, तो वो बोलता रुक मैं आ रहा हूँ। घर गया, घर से क्या पता बीवी वाइफ को लेके आया अपनी, और मैं उसकी वाइफ से बात कर रहा था, उसने पीछे से चाकू मार दिया। हमारे लड़के को छेड़ता है, हमेशा पैसा छीनता है, और आज पास में बुलवाया आगे तापने के लिए और चाकू मार दिया। शक्तिनगर बदनपुर। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सोमवार से बारिश का क्रम जारी है। राजधानी भोपाल और जबलपुर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 7.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे से आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर चक्रवात और टर्म लाइन गुजरने से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके चलते भोपाल, जबलपुर सहित अलग अलग जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है, जिसकी वजह से 29 और 30 नवंबर को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होना बताया जा रहा है। बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। मौसम जो है शरद ऋतु में एक ऐसा मौसम परिवर्तन हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, और लोगों का जो पानी वृष्टि के कारण लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो रहा है, और लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अपने डेली दिनचर्या के काम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं, और ये बहुत शीतलहर है जबलपुर में। आज कल से ठंडी आ गई, बढ़िया तेज सर्दी है, बहुत तेज, तबीयत खराब हो रही, एकदम से बदला, पानी गिरने लगा। मौसम का तो ऐसा है कि देखो कल से बादल 2-3 दिनों से बादल बहुत छाए हुए थे, और आज सुबह से पानी ऐसा गिर रहा है कि इंसान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और जितने भी कंबल अम्बल है, कुछ लोग घरों में लेटे हुए हैं आराम से हैं, और कुछ लोग मजबूरियाँ बाहर निकल रहे हैं गर्म कपड़े पहनकर हैं। मौसम ऐसा हो गया है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। बीमारियां अचानक एकदम से पानी का गिरना, एकदम से ठंड का बढ़ जाना, बीमारी सर्दी जुकाम खांसी है जे लगा रहेगा अभी स्टार्टिंग में। बच्चों में भी इसका असर? हाँ, बच्चों में भी असर पड़ेगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि ऐसे मौसम में स्कूल ही नहीं गए हैं। बीते 24 घंटे में जबलपुर में 7.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने जबलपुर सहित संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।